वेलकम टू शुक्ला आई डी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला आई डी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी साहित्य पेपर 1 के मॉडल पेपर के बारे में और जानेंगे कि एग्जामिनेशन जो होगा 2021 का उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए बात कर लेते हैं हम कि कौन कौन से ऐसे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं जो कि आधुनिक हिंदी काव्य से रिलेटेड पूछे जाते हैं। मतलब आधुनिक हिंदी काव्य क्या है? आधुनिक हिंदी काव्य आपके पेपर का नाम है। किस पेपर का? हिंदी साहित्य के पेपर 1 का नाम है। ठीक है, आधुनिक हिंदी काव्य। और जब द्वितीय पेपर आप पढ़ते हैं बीए सेकंड ईयर का, तो उस द्वितीय पेपर में होता है हिंदी कथा साहित्य एवं नवीन गद्य विधाएं। तो उसमें कथा साहित्य एवं नवीन गद्य विधाएं। हालांकि आप लोगों को इंतजार होगा कि द्वितीय प्रश्न पत्र संबंधित वीडियो सर जी कब बनाएंगे, तो उसकी वीडियो जो है अभी मैं जल्द बनाऊंगा। ठीक है, उसका भी मॉडल पेपर आएगा, उसका भी 2020 का पेपर भी आएगा। तो 2020 का पेपर मैं अपलोड करूंगा, साथ ही साथ मॉडल पेपर 2021 अपलोड करूंगा। दोनों के प्रश्नों को आप पढ़ लेंगे, उसके बाद में परीक्षा देने जाएंगे। पूरा का पूरा आप जो है उसी में से आएगा, कहीं अलग से नहीं आने वाला। बस क्या करना है आपको, अगर पूरा सिलेबस वगैरह है, फिर पूरा सिलेबस नहीं अभी कंप्लीट है, लेकिन हाँ लगभग जो है 12-15 वीडियोस अपलोडेड हो चुके हैं बीए क्रेकर यूट्यूब चैनल पे। तो आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको हिंदी साहित्य से संबंधित वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। और ध्यान रखेंगे ये वीडियो बीए द्वितीय वर्ष वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब बीए सेकंड ईयर हिंदी साहित्य के पेपर 1 से रिलेटेड ये वीडियो होगा, जिसके अंतर्गत हम मॉडल पेपर के बारे में आज डिस्कस करेंगे कि कितने प्रश्न पूछे जाते हैं अति लघु उत्तरीय से, कितने प्रश्न लघु उत्तरीय से, कितने प्रश्न दीर्घ उत्तरीय से, और लघु उत्तरीय में कितने ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि व्याख्या खंड से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो व्याख्या खंड के भी हमने सारी चीजें रखे हैं। आइए मैं बात बता दूं आपको कि क्या किस प्रकार से आपके पेपर में आएगा। देखें यहाँ पे इस प्रकार से आपके अंदर का कुछ स्लाइड आएंगी और इसमें देखेंगे हम कि क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, क्या ट्रेंड है। ठीक, अब हम वीडियो को अपने शुरू कर देते हैं और आप जानिए कि एकदम से यहीं से अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। आप पेपर में जब पेपर करवा चुका हूँ, इसका तो पेपर 1 हो चुका है मित्रों। चलिए मित्रों, सॉरी कॉल आ गई थी उसके लिए। द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य, तो बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य में प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आधुनिक हिंदी काव्य से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आधुनिक हिंदी काव्य में आपको पता होगा कौन कौन से कवि आते हैं। तो आपको पता होगा मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला निराला रामधारी सिंह दिनकर और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययज्ञ, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन शास्त्री, सुदामा प्रसाद पांडे, धूमिल। ये आपके पाठ्यक्रम में है। और भी आधुनिक हिंदी काव्य के अंतर्गत कवि आते हैं। ठीक है, लेकिन ये केवल आपके अंतर्गत, ये आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, इतने कवि। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं कि इससे अति लघु उत्तरीय प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं। पेपर में देखिए इस प्रकार का कुछ इंस्ट्रक्शन लिखा होता है नोट में कि इन प्रश्न के उत्तर, मतलब इस प्रश्न के सभी उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग कितने शब्दों में हो? 50 शब्दों में। तो एक प्रश्न का उत्तर कितने शब्दों में देना है? 50 शब्दों में देना है। इस प्रकार के आपके 10 प्रश्न होंगे और 10 के उत्तर जो है आपको 50-50 शब्दों में देने होंगे, यानी कुल मिलाकर के 500 शब्द में अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपको लिखना है। अब कुल मिलाकर के वो कुल में नहीं देखेंगे, एक में 75 लिख दिया, दूसरे में जाकर के फिर 30 प्रश्न 30 जो है वो लिखा अक्षर। ठीक, आपको क्या लिखना है? अक्षर नहीं, शब्द। तो आपको 50 शब्द हर एक में। जैसे यहाँ पे पहला प्रश्न है कि मैथिली शरण गुप्त की किन्हीं 2 प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। तो इसमें 50 शब्द कैसे होगा आपका? अब मैथिली शरण गुप्त की मान लिया आपने रचना लिखनी लिखनी हुई, तो आपने लिखा मान लिया साकेत लिखा, या मातृभूमि लिख दी, या फिर दरसों परसों घन बरसों लिखा। ये रचनाएं लिखी, तो आप क्या लिखेंगे इस प्रकार से कि राष्ट्र कवि कवि और मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं इन्होंने बहुत लिखी हैं, लेकिन उनमें से सबसे महत्वपूर्ण की मैं बात करूं तो साकेत इनका एक महाकाव्य है। इस प्रकार से और भी, और आप जो है जिस प्रकार से बता सकते हैं मैथिली शरण गुप्त की और भी रचनाएं हैं आपके पाठ्यक्रम में संकलित भी है। 5 कविताएं आपकी संकलित है जो है इनकी पाठ्यक्रम में आपके। ठीक, इस प्रकार से बहुत सारी आप जो है नारी महत्व का प्रतिपादन करते हैं, सभी धर्मों के प्रति श्रद्धा रखते हैं, कर्म की महत्व का प्रतिपादन करते हैं, भावात्मक एकता का आह्वान करते हैं। ठीक, इस प्रकार से सामाजिक दृष्टिकोण से युग अनुकूलता आप ग्रहण कर सकते हैं, मातृभूमि के प्रति अनन्य प्रेम भाव दिखलाते हैं, सामाजिक दृष्टिकोण आपका अच्छा है। इतना लिख करके तब लिखेंगे। इस प्रकार से इन सभी इनकी रचनाओं में निम्न प्रकार की चीजें मिलती हैं। गुप्त जी में राष्ट्रीय चेतना की भावना का प्रारंभ 1912 ईस्वी से ही प्रारंभ हो जाता है। भारत भारती इसमें लिए सबसे महत्वपूर्ण है। भारत भारती मित्रों लिखी गई थी जब, तो भारत भारती पढ़ने के लिए दक्षिण भारत वालों ने हिंदी सीख ली थी। तो इतनी फेमस रचना थी उस समय की भारत
भारती, क्योंकि उस समय जो है तमाम प्रकार के आंदोलन चल रहे थे, जो है क्रांतिकारी लोग उभर रहे थे नए नए, और भारत भारती उस समय लिखी गई मैथिली शरण गुप्त के द्वारा, ठीक है। और इसको पढ़ने के लिए बहुत सारे लोगों ने हिंदी सीखी। उसके बाद में भारत भारती इनकी रचना है, साकेत है, यशोधरा है, द्वापर, जय भारत, विष्णु प्रिया, ये सारी की सारी रचना इनकी मातृभूमि के प्रति राष्ट्रीय चेतना इनमें जो है कूट कूट कर भरी हुई है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं मैथिली शरण गुप्त की, तो नारी भावना इनकी कविताओं में मिलेगी, नीति निरूपण मिलेगा, मानवीय दृष्टिकोण मिलेगा, ठीक है। उसके साथ ही राष्ट्रीय चेतना मिलेगा। जैसे नारी भावना को उद्दात करते हुए इन्होंने एक पंक्ति लिखी कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, ठीक है। इस प्रकार से लिखते हैं। प्रकृति प्रेम तो इनमें जो है झूलता हुआ नजर आता है एकदम से, ठीक। साथ ही साथ भाषिक रसायन की रचना में बहुत तगड़ा है। अलंकार विधान का प्रयोग भी इन्होंने किया। ऐसे अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण आपको बताना चाहूं तो, ओ निर्झर झरझर नाद सुनाकर झड़ तू, पथ के रोड़ों से उलझ सुलझ बढ़ अड़ तू, ठीक। इस प्रकार से लिखते हैं। छंद योजना भी इनकी कमाल की है। तो इस प्रकार से मैथिली शरण गुप्त का भाव पक्ष एवं कला पक्ष दोनों बहुत ही समृद्ध है, ठीक है। तो इनकी काव्य कला जो है एकदम से उच्च कोटि की है, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो इसमें इतना सारी चीज नहीं लिखते हैं। अब इनमें से जो कुछ आपको लगे कि कवि और मैथिली शरण गुप्त का क्या क्या चीजें अच्छी थी, इसके अकॉर्डिंग इनकी निम्न प्रकार की रचनाएं, दो रचनाएं इस प्रकार से हैं। तो आपको क्या करना है, ऐसे नहीं लिखना कि मैथिली शरण गुप्त की दो रचनाएं पूछी तो दो रचनाएं आप लिख दिए कि हाँ, दो रचनाओं में आप लिख दिया साकेत लिख दिया, ठीक है। इसी प्रकार से आपने जयद्रथ बध लिख दिया, ठीक है, यशोधरा लिख दिया, जय भारत लिख दिया, ठीक। इस प्रकार से आप लिख देंगे तो ये नहीं जो है मान्य होगा। वहां पे आप जो इतना लिखेंगे तो नंबर आपको हो सकता है एक ही नंबर दे। लेकिन जब आप ऐसे लिखेंगे मित्रों, किस प्रकार से लिखेंगे, आप लिख देंगे कवि और मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रीय कवि की उपाधि प्राप्त है। इनकी भारत भारती नामक कविता इतनी फेमस हुई कि जिसको पढ़ने के लिए जो हिंदी भाषी लोग नहीं थे उन्होंने भी हिंदी सीखी, ठीक है। इनका मानवीय दृष्टिकोण अत्यंत ही मनोरम है, ठीक। ये कुल मिलाकर के मतलब बड़े ही क्या है, नारी भावना के प्रति, नारी के अंदर इनकी प्रति श्रद्धा है, ठीक है। मतलब इनके प्रति नारी, मतलब नारी के प्रति इनके अंदर श्रद्धा है, ठीक। नीति निरूपण किया इन्होंने। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, तो आप लिख सकते हैं। मैथिली शरण गुप्त से रिलेटेड एक वीडियो हमने बना रखा है, उसको देख लीजिएगा, सारी बातें मैथिली शरण गुप्त जी से क्लियर हो जाएंगी। मैथिली शरण गुप्त एक ऐसे कवि है जिनसे हर साल आपके परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाता है, और दीर्घ उत्तरीय में। तो मैथिली शरण गुप्त के भाव पक्ष और कला पक्ष को लेकर के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हर साल एक पूछे जाते हैं। अभी मैं बात करूँ अगर मैथिली शरण गुप्त की, तो मैथिली शरण गुप्त से 2020 की परीक्षा में हमने बताया था आपको, एक प्रश्न शायद पूछा भी गया था कि मैथिली शरण गुप्त की नारी विषय भावना पर प्रकाश डालिए। तो मैथिली शरण गुप्त को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ इसमें रामधारी सिंह दिनकर और साहिवाग्य निराला और जयशंकर प्रसाद, इनको आप पढ़ लेंगे तो बड़े ही आराम से, अगर दो कवि तीन कवि आप सही से पढ़ लेते हैं आराम से, जयशंकर प्रसाद को, मैथिली शरण गुप्त को, ठीक है, और दिनकर को, और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यज्ञ को पढ़ लेंगे, तो क्या होगा, आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न एक भी नहीं छूटेगा, क्योंकि इन्हीं चारों में से आएगा। क्योंकि 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, और 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। कवि आप में कितने शामिल है, तो आप में कवि कितने शामिल है मित्रों, कवि आप में शामिल है 6, और 6 कवि शामिल है। उनमें से अगर आप 3 पढ़ लेंगे तो 2 प्रश्न तो, या फिर 4 पढ़ लेंगे तो आपको पक्का है पूरा का पूरा कर देंगे। अगर 3 पढ़े तो भी आपका 1 प्रश्न तो हो ही जाएगा, और बाकी तो 2 ही तो होना ही होना। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आपको नहीं बताऊंगा, नहीं वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा मित्रों, ठीक है। तो चलिए अब दूसरा देखते हैं, साकेत के किस सर्ग में उर्मिला का विस्तृत वर्णन मिलता है। तो साकेत किसकी रचना है, साकेत किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। और साकेत के किस सर्ग में उर्मिला का वर्णन किया गया है, इसको भी आपको बताना, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अगला प्रश्न देखिए, छायावाद के 4 प्रमुख कवियों के नाम। भैया छायावाद के 4 स्तंभ तो हैं, छायावाद के 4 स्तंभ, प्रसाद पंत, निराला, महादेवी वर्मा। जैसे पेट्रोल टंकी देखते हैं, पेट्रोल टंकी पे जो है 4 स्तंभ लगे होते हैं, बाकी पूरा छत टिका होता था। पूरा छत को मान लीजिए छायावाद, पेट्रोल टंकी के डंडे को क्या मान लीजिए आप, जो है एक को मान लीजिए जयशंकर प्रसाद, एक को मान लीजिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, एक को मान लीजिए आप तो प्रसाद पंत, सुमित्रा नंदन पंत, और एक को मान लीजिए आप जो है क्या, महादेवी वर्मा, ठीक। अगला देखते हैं, तो 4 ही तो इसके इंपॉर्टेंट कवि हैं आपके। अगला प्रश्न देखिए, कामायनी के सर्गों का क्रमिक नामोल्लेख कीजिए। तो कामायनी जो है उसमें सर्ग हैं बहुत सारे, और उनको सर्गों को आपको एक सीरियल से लिखना है कि कामायनी में कितने सर्ग हैं, उसको आपको जो है दिखाना है कितने सर्ग होते हैं कामायनी में। उन सर्गों को आपको लिखना है, मैं इस पर वीडियो बना दूंगा जल्द ही, ठीक है। कामायनी के जितने भी सर्ग हैं उन पर वीडियो बन जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, स्वर्ण किरण एवं स्वर्ण धूलि के रचनाकार का नाम बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्वर्ण किरण एवं स्वर्ण धूलि के रचनाकार का नाम बताइए। इस पर भी वीडियो में बनाऊंगा रचनाओं को लेकर के, ठीक है, उसमें बता दूंगा कौन सी रचना किसकी है।
तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न, नौका विहार नामक कविता का संबंध किस स्थान विशेष से? तो नौका विहार, जैसे आपको पता होगा, नौका मतलब क्या होता है? नाव। और नाव कहाँ पे चलती है? पानी में चलती है। तो पानी से तात्पर्य है नौका विहार का, और पानी से तात्पर्य है। तो नौका विहार किसने लिखा है? नौका विहार आपके पाठ्यक्रम में संकलित एक कविता है, और नौका विहार जो कविता लिखी है वो लिखी है सुमित्रानंदन पंत ने। किसने लिखी है? सुमित्रानंदन पंत ने लिखी है। सुमित्रानंदन पंत की 4 और रचनाएं आपके पाठ्यक्रम में संकलित है कविताएं। प्रथम, रश्मि, परिवर्तन, ताज और आधरती कितना देती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इतनी बात। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्नों की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगलमय बुद्धि। तो डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगलमय बुद्धि नामक पंक्ति की कवि कौन है? ठीक है, तो पंक्ति की कवि लगभग हमारे ख्याल से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ, इस सभी पर वीडियो जब बनेगी तो मैं कविताओं की जो है व्याख्या करवा रहा हूँ, तो उस व्याख्या में जो ये अगर पंक्ति मिलती है तो उसमें बता दूंगा। मेरे ख्याल से जहाँ तक इनके छंद की बात है तो ये छंद जो है जयशंकर प्रसाद का मुझको लगता है। ठीक, देख लीजिएगा, मुझे कंफर्म नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, स्नेह निर्झर बह गया शीर्षक कवि कविता में कवि का कथन किस मतलब लक्षित करता? तो स्नेह निर्झर बह गया किसने लिखा? स्नेह निर्झर बह गया मित्रों, तो स्नेह निर्झर बह गया किसने लिखा है? फटाफट बताइए आप। स्नेह निर्झर बह गया, इसके रचनाकार है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, स्नेह निर्झर बह गया। इसकी मैं जो है व्याख्या करूंगा तो इसमें सारी चीजें आपको पता चल जाएगा कवि क्या कहना चाहता है। अगला देखिए, दिनकर की किन्हीं दो प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। दिनकर की किन्हीं दो प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। रश्मि रथी सबसे महत्वपूर्ण रचना दिनकर की है, ये है क्या है? दिनकर की सबसे महत्वपूर्ण रचना रश्मि रथी। रश्मि रथी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। कौन? रश्मि रथी। ठीक, ध्यान रखेंगे इस बात को। और भी रचनाएं इनकी है रामधारी सिंह दिनकर की, उसमें जो है आप हुंकार देख सकते हैं, रेणुका देख सकते हैं। ठीक, ये सारी इनकी ही रचनाएं हैं। परिवर्तन देख सकते हैं, कुरुक्षेत्र देख सकते हैं, जो है भीष्म की प्रतिज्ञा देख सकते हैं। और इनकी रचनाओं में एक तारतम्यता बनी रहती है, जैसे कि ये जो है पूंजीवाद का विरोध करते हुए कहते हैं कि मैं निस्तेजों का तेज, युगों के मौन मोह की बानी हूँ, दिल जले शासितों के दिन की मैं जलती हुई कहानी हूँ। इस प्रकार से कौन लिखता है? इस प्रकार से लिखते हैं जो है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की रचनाओं में आपको सामाजिक समता भी मिलेगी, साथ ही साथ रूढ़ियों का विरोध मिलेगा, क्रांति का आह्वान किया है अपनी रचनाओं में इन्होंने, साथ ही साथ पूंजीवाद का खुलकर विरोध किया है। राष्ट्रीयता रचनाओं में खूब कूट कूट कर भरी हुई है। शोषितों के प्रति सहानुभूति है। इसी को अनुकूलित करते हुए किनकी जो है पंक्ति आती है कि स्वानों को मिलता दूध भात या दूध वस्त्र या दूध भात, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं, युवती के लज्जा वसन व्यंज जब ब्याज चुकाए जाते हैं, मालिक सब तेल फुलेलों पर पानी सा द्रव्य बहाते हैं, पापी महलों का अहंकार तब देता मुझको आमंत्रण। इस प्रकार से ये लिखते हैं। इनके रचनाओं में मानवतावादी दृष्टिकोण, श्रृंगार का उन्मुक्त चित्रण, भाषिक रसाव, शैलीगत वैशिष्टता मतलब शैली इनकी अच्छी है, लाक्षणिकता, प्रकृति प्रेम को निरूपित करते हुए लिखते हैं, कंचन थाल सजा सौरभ से ओ फूलों की रानी, अलसाई सी चली कहाँ करने किसकी अगवानी, वैभव का उन्माद रुकी यह कैसी नादानी, उसे भूल न जाना ओस की करुणामयी कहानी। ठीक, इस प्रकार से दिनकर जी रचनाएं लिखते हैं। दिनकर की कुछ रचनाएं आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं। उनकी उनकी मैं बात करूं तो दिनकर की रचनाएं आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं। वो कौन कौन सी है? जनतंत्र का जन्म, परशुराम की प्रतीक्षा, नेता आलोक धनुआ, अभिनव मनुष्य जो कि कुरुक्षेत्र का 6वां सर्ग है। ठीक, ये आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। अगला देखिए, आपका अगला प्रश्न है आपका कि कौन सा? 10वां प्रश्न, बावरा अहेरी। और बावरा अहेरी रचना है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन की। ठीक है, बावरा अहेरी किसकी रचना है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन की, जिसके अंदर और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन की 5 कविताएं आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। नदी के दीप, कलगी बाजरे की, नया कवि आत्मस्वीकार, सामग्री का नैवेद्यान, हिरोशिमा। तो साहिबा आज्ञे जी की मैं बात करूँ तो साहिबा आज्ञे जो है ये बड़े ही एक प्रकार से इनको मैं बोल सकता हूँ अगर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन को, तो बौद्ध धर्म इन्होंने अपना लिया था। किसने? तो अज्ञे जी ने कौन सा धर्म अपनाया था? तो इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। साथ ही प्रेम की ये बहुत तगड़ी परिभाषा देते हैं। तार सप्तक का प्रकाशन करते हैं। इसका प्रकाशन करते हैं तार सप्तक का प्रकाशन। पहला तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ था? 1943 ईस्वी में। उसके 8 साल के बाद में 1951 ईस्वी में दूसरा तार सप्तक आता है। उसके 8 साल के बाद में 1959 ईस्वी में तीसरा तार सप्तक आता है। तो इसीलिए हम अज्ञे को क्या कहते हैं? प्रयोगवाद के प्रवर्तन का श्रेय अज्ञे को आता है। प्रयोगवाद का प्रवर्तन, ठीक है, उसको जो परिवर्तित किए हैं, प्रवर्तन का श्रेय जो किसको जाता है? प्रयोगवाद का अज्ञे को जाता है। ठीक,
ध्यान रखेंगे इतनी बात को। अज्ञे की मैं बात करूं तो अज्ञे जो है बड़े ही किस प्रकार के कवि हैं, इनकी रचनाओं में बात करूं तो व्यक्ति निष्ठा बहुत है। इनकी रचनाओं में व्यक्ति निष्ठा बहुत है। व्यक्ति निष्ठा के साथ साथ समाज संप्रति अथवा सामाजिकता इनकी रचनाओं में मिलती है, मतलब सामाजिकता। ये लिखते हैं ये, यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्भ भरा मदमाता पर इसको भी पंक्ति को दे दो तुम। क्षणबोध इनकी रचनाओं में बहुत मिलता है। नवीन सौंदर्य बोध मिलेगा आपको, ठीक है। इनकी रचनाओं में तुम्हारे नयन पहले भोर की दो ओस बूंदे हैं, अछूती ज्योति में भीतर द्रव्य में जम गई हो आह करुणा की, इस प्रकार से लिखते हैं ये, ठीक। और प्यार को कहते हैं, प्यार के बारे में इन्होंने जो है प्रेम की अभिव्यक्ति करते हुए कि कहीं क्या प्यार से इतर ठौर है कोई जो इतना दर्द संभालेगा, पर मैं कहता हूं अगर आज आ गया प्यार में वैसा दर्द नहीं अब मुझको सालेगा। प्रकृति का निरूपण भी इनको इनकी रचनाओं में मिलेगा। आत्माभिव्यक्ति भी मिलेगी, बौद्धिकता का आग्रह मिलेगा, ठीक है। इस प्रकार से इनकी रचनाओं में बिंबात्मकता का प्रयोग भी हुआ है, कहीं ना कहीं पे देखेंगे आप। अप्रस्तुत विधान के माध्यम से रचनाएं हैं, मुक्त छंद की रचनाएं करते हैं, ठीक। तो एक प्रकार से ये नए प्रकार की जो है चीजों को लाते हैं, लय तथा तुक से, मतलब छंद से मुक्त रचनाएं होती हैं, लेकिन कहीं कहीं पे इनके रचनाओं में जो है लय तुक मिलता है। जैसे कि मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से, रंगी गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से, मुझको दिख गया हर आलोक, छुआ अपनापन है उन्मोचन नश्वरता के दाग से। इस प्रकार की रचनाएं लिखते हैं ये, ठीक है। तो कुल मिलाकर अज्ञे जी से भी प्रश्न एग्जाम में आपके बनते हैं, तो इनको भी पढ़ना आपको पड़ेगा। तो अज्ञे जी की जो बावरा अहेरी नामक कविता है, में अज्ञे जी ने किस बावरा मतलब से बावरा कह करके संबोधित किया है, तो जब वो रचनाएं आप पढ़ेंगे तो उसको ज्यादा जानकारी मिल जाएगी, विस्तार से अज्ञे जी के बारे में पढ़ेंगे। अगला देखते हैं व्याख्या खंड, व्याख्या और लघुत्तरीय प्रश्न। तो इस व्याख्या से 3 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, 3 प्रश्न व्याख्या से पूछे जाएंगे, अथवा अथवा करके आपको दिए होंगे। देखिए यह खंड 5 प्रश्नों यानी 2 से लेकर के 6 तक है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में होना चाहिए। सभी प्रश्नों में विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न का जो है अंक कितना है, 10 नंबर का। देखिए यहाँ पे अधोलिखित काव्यांश की व्याख्या कीजिए। ये पहला प्रश्न है जो है इसका एक प्रश्न, ठीक है। सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुझ पर खिलते हैं, भांति भांति के सरस सुधोपम फल मिलते हैं, औषधियां हैं प्राप्त एक से एक निराली, खाने शोभित कहीं धातुवर रत्नों वाली, आवश्यक जो होते हमें मिलते सभी पदार्थ हैं, हे मातृभूमि वसुधा धरा तेरे नाम यथार्थ है। ये कविता है मातृभूमि की, और लिखा किसने है, मैथिली शरण गुप्त ने। मातृभूमि कविता की इस पंक्ति की मैं व्याख्या कर चुका हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, तो जा करके BA क्रेकर यूट्यूब चैनल पे आप देख लेंगे, इसकी व्याख्या पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा कि इसमें मातृभूमि के बारे में विशेषता बताते हुए कवि कहता है कि सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुझ पर खिलते हैं, नाना प्रकार के जो है पुष्प जो है महकने वाले आपके ऊपर खिलते हैं धरती पर, भांति भांति के सरस सुधोभम फल मिलते हैं, प्रकार बहुत अन्य प्रकार के स्वादों से भरे फल आपके पे मिलते हैं, तमाम प्रकार की औषधियाँ मिलती हैं एक से एक निराली, खाने बहुत सारे हैं जिसमें कहीं पे हीरा कहीं पे सोना, बहुत सारी चीज़ें निकलती रहती हैं, तमाम सारे धातु रत्नों वाली खाने मिलती हैं, और जो भी चीज़ें हमें आवश्यक होती हैं सभी पदार्थ हमको मिलते हैं, हे मातृभूमि वसुधा धरा ये सभी क्या है, तेरे नाम है, ठीक है। इस प्रकार से इसकी व्याख्या होती है, और ये मातृभूमि कविता के से लिया गया है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगर ये प्रश्न आपको नहीं पता था अथवा करके दिया है, क्या कहती हो ठहरो नारी संकल्प अश्रु जल से अपने, तुम दान दान कर चुकी पहले ही जीवन के सोने से सपने, नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। क्या, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में, ठीक है। ध्यान रखेंगे, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल दर्पण में, ठीक, जीवन के सुंदर समतल में। तो ये जयशंकर प्रसाद की आपकी रचना है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नक पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में, ठीक है। ये किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। नारी भावना को जो है उद्दात करते हुए इन्होंने लिखा, और इस पर भी वीडियो हमने बना चुका है, नारी श्रद्धा नारी तुम केवल श्रद्धा, और इस पर हमने वीडियो भी बनाई है, कामायनी महाकाव्य से उद्धृत है, ठीक है। इसको देख लीजिएगा आप लोग। आगे हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अब ये आपका तीसरा नंबर प्रश्न है, और जो है कुल मिलाकर के तीसरा है, और लघुत्तरीय का दूसरा। अधोलिखित काव्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। नाचो मयूर नाचो कपोत के जोड़े, नाचो कुरंग तुम लो उड़ान के तोड़े, गाओ दिव्य चातक चटक भृंग भय छोड़े, वैदेही के बनवास वर्ष हैं थोड़े, तितली तूने यह कहाँ चित्रपट पाया। ये कविता की मैं बात करूं तो ये कविता है आपकी किसकी, तो ये कविता है मेरे प्यारे दोस्तों किसकी है,
तो ये है मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया, और इसको लिखते हैं मैथिली शरण गुप्त। ठीक, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला अगर ये नहीं पता तो अथवा करके आप यहाँ पे निस्संबल होकर तिरती हूँ इस मानस की गहराई में, चाहती नहीं जागरण कभी सपने की इस सुघराई में। क्या? निसंभल होकर तिरती हूँ इस मानस को की गहराई में, चाहती नहीं जागरण कभी सपने की सुघराई में। तो आपको ये पता था तो इसको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप ये जाने, लेकिन अगर ये पता है ये, और नहीं तो ये पता, तो ये आप लिख दीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करते, मैं सारी बातों को जो है BA क्रिकेट यूट्यूब चैनल पे बताता रहता हूँ, तो वहाँ पे अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इन सभी बातों की आपको वहाँ पे व्याख्या मिल सकती है। अगला देखें, सबसे पहले यह दुरित मूल काटो रे। अगला प्रश्न है कि सबसे पहले यह दुरित मूल काटो रे, है, और समतल पीटो खैया गड्ढ पाटो रे, बहुपाद बटो की सिरा सोर छांटो रे, जो मिले अमृत सबको समान बांटो रे, वैषम्य छोर जब तक यह शेष रहेगा, दुर्बल का ही दुर्बल यह देश रहेगा। कौन लिखता है ये लिखते हैं आपके जो सबसे ओज के कवि कौन है, मैथिली, वो सॉरी कान, क्या नाम है उनका, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं ये बात। ठीक है, कि सबसे पहले यह द्रुत मूल काटो रे, समतल पीटो खैया गड्ढ पाटो रे, बहुपाद बटो की सिरा सोर छाटो रे, जो मिले अमृत सबको समान बांटो रे, वैषम्य छोर जब तक यह शेष रहेगा, दुर्बल का ही दुर्बल यह देश रहेगा। आगे देखते हैं, इसी के आगे जो है अथवा करके प्रश्न है कि निर्दय उस नायक ने निपट निठुराई की की झोड़ों से की झोंकों की झड़ियों से सुंदर सुकुमार देह सारी झकझोर डाली, मसल दिए गोरे कपोल गोल, चौक पड़ी युवती चकित चितवन निज चारों ओर फेर हेर, प्यारे को सेज पास नम्र मुख, हंसी खिली खेल रंग प्यारे संग। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं और भी प्रश्न जो है वो आपके जो है अगले प्रश्न से संबंधित है। तो ये सारे प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है, अगर इन सभी की व्याख्या वगैरह देखनी है तो BA क्रिकेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इन सभी बातों की जो मैं बता रहा हूँ ये सारी, इन सभी की व्याख्या मैं उस चैनल पे अपलोड कर दूंगा। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात को। आगे हम बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि और प्रश्न लघु उत्तरीय से किस प्रकार से पूछे जाते हैं। देखिए, मैथिली शरण गुप्त की राष्ट्रीय चेतना पर संक्षिप्त लेख लिखिए। प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। मैथिली शरण गुप्त की राष्ट्रीय चेतना पर क्या लिखिए, संक्षिप्त लेख लिखिए। अथवा करके प्रश्न दिया, केदारनाथ अग्रवाल के प्रकृति चित्रण का उल्लेख करिए। ठीक है, तो प्रकृति चित्रण का उल्लेख, या फिर और प्रश्न इनसे केदारनाथ अग्रवाल से पूछा जा सकता है कि इनकी रचनाओं पर प्रकाश डालिए। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, छायावाद के प्रवर्तक महाकवि जयशंकर प्रसाद के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। यानी उनका जो कैरेक्टर मतलब व्यक्तित्व कैसा था, मतलब उनका जो साहित्यिक परिचय उसको आपको बताना है, साथ ही साथ जीवन परिचय भी इसमें थोड़ा समाहित करना है, और उसके बाद में उनकी रचनाओं को बताना है। ठीक, अथवा करके धूमिल के प्रजातांत्रिक मूल्यों की क्या करनी है, आपको संक्षिप्त मीमांसा करनी है। ध्यान रखेंगे मित्रों, आपको जो है जो द्रुत पाठ के रूप में शामिल है, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन शास्त्री, सुदामा प्रसाद पांडे, धूमिल, इन तीनों को आपको पढ़ लेना है। इन तीनों को पढ़ने के बाद में लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे, और दो ऐसे कवि होंगे, जैसे केदारनाथ अग्रवाल या फिर सुदामा प्रसाद पांडे, धूमिल या त्रिलोचन शास्त्री। तो इन तीनों में से दो प्रश्न तो लघु उत्तरीय प्रश्न में आएंगे। ठीक है, तो तीनों को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इनकी जो इनका जीवन परिचय पढ़ लीजिएगा, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन शास्त्री, सुदामा प्रसाद पांडे, धूमिल का, और इनकी रचनाओं को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इतनी चीजें आप पढ़ लेंगे तो हो जाएगा आपका। तो रचनाएं इनकी और इनका जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय, इन तीनों चीजों को पढ़ लेंगे, ताकि क्योंकि यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा। लघु उत्तरीय प्रश्न में इनसे व्याख्या खंड तो इनसे आता ही नहीं है। ठीक, ध्यान रखेंगे। अब हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की बात करते हैं। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को आपको 500 शब्दों में लिखना होता है, और एक प्रश्न का उत्तर कितने मतलब कितने नंबर का होता है, तो 15 नंबर का होता है। पहला प्रश्न देखिए, मैथिली शरण गुप्त की काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वीडियो अपलोड है इस पे, काव्यगत और शैलीगत विशेषता। तो कला पक्ष एवं भाव पक्ष, इन दोनों पक्षों के क्या क्या विशेषताएं हैं मैथिली शरण गुप्त की, ये वीडियो अपलोडेड है इसी शुक्ला स्टडी पॉइंट के चैनल पे, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आपको देख लीजिएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, प्रसाद जी द्वारा रचित कामायनी की दार्शनिक विवेचना कीजिए। ठीक है, अब कामायनी की विवेचना करनी दार्शनिक रूप से, इस को मैं व्याख्या करूंगा तो उसमें आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। अगला कामायनी को ही क्या कहा जाता है, आधुनिक रामचरितमानस कहा जाता है। जैसे रामचरितमानस छायावाद का रामचरितमानस कहा जाता है कामायनी महाकाव्य को। जिस प्रकार की जो है रामचरितमानस फेमस हुई थी मध्यकाल में, भक्ति काल में, उसी प्रकार से जो है छायावाद की कौन है रचना, कामायनी है। अगला प्रश्न देखिए, पंथ की उदात्त प्राकृतिक चेतना का सम्यक निरूपण कीजिए। तो सुमित्रानंद पंत की प्राकृतिक चेतना किस प्रकार से है, इसका विस्तार पूर्वक क्या करना है, निरूपण करना है। अगला प्रश्न है कि निराला, ओज और पौरुष के कवि है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। ठीक है, उदाहरण बताना है कि ये ओज और पौरुष के कवि है कौन, निराला, और निराला का मतलब क्या, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न देखिए,
दिनकर की राष्ट्रीय चेतना पर एक सारगर्भित लेख लिखिए कि दिनकर की राष्ट्रीय चेतना किस प्रकार से है। इस पर एक सारगर्भित मतलब निचोड़ निकाल करके सारी चीजें बतानी है आपको। ठीक है, इस पर लेख लिखना है। अगला प्रश्न देखिए, आज्ञे प्रयोग धर्मी रचनाकार है, उदाहरण पूर्वक सिद्ध कीजिए। तो आज्ञे कैसे रचनाकार है, प्रयोग धर्मी रचनाकार है, इसको उदाहरण सहित आपको बताना है। इन सभी प्रश्नों पर मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, BA क्रैकर यूट्यूब चैनल पे। हिंदी संबंधित वीडियो देखने के लिए BA क्रैकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, यहाँ पे लिख भी दिया था हमने। ठीक, तो इस प्रकार से इतने प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट थे जो कि जो है पूछे जा सकते थे, तो हमने इसको बता दिया आपको। तो फिर दोस्तों अब इसके जो है अगला जो पेपर होता है द्वितीय प्रश्न पत्र, उसका नाम क्या होता है, हिंदी कथा साहित्य नवीन गद्य विधाएं, उसका मॉडल पेपर आएगा। और उसके बाद में जो है मैं 2020 का भी पेपर अपलोड कर दूंगा, हिंदी साहित्य सेकंड का, मतलब कि हिंदी साहित्य पेपर 2 का, ठीक, जिसके अंतर्गत हिंदी कथा साहित्य नवीन गद्य विधाएं पढ़ते हैं। जबकि 2020 का पेपर जो है आधुनिक हिंदी काव्य का, यानी इसका जिसका मैं मॉडल पेपर अभी आपको दे रहा हूँ, इसका अपलोडेड है। ठीक, तो देख लीजिएगा आप लोग। तो इन दोनों के प्रश्नों को आप लोग एक कॉपी पेन से उतार लीजिएगा जो है कॉपी में। ठीक है, उसके बाद में इन प्रश्नों को आपको ढूंढ ढूंढ करके पढ़ लेना है, चाहे जहाँ से चाहे, गूगल पे सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगा, और कुछ मेरे चैनल पे आपको अधिकतर मिल जाएंगे वीडियो। ठीक, तो यहाँ से आप देख करके अच्छे तरीके से पढ़ाई कर लीजिए और अच्छे से अच्छा नंबर आना चाहिए आप लोगों का। तो मिलते हैं वीडियो में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग सभी लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, दुरुस्त रहिए, चुस्त रहिए और ऊर्जा से भरे रहिए, मतलब ऊर्जावान रहिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत।